हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। ये कहानी है प्रीति राठी की। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीति राठी का केस 2013 का वो केस जिस पर पूरा देश रोया था। आपने अब तक हैवानियत की दर्जनों दास्तान सुनी होगी। जो सच्ची कहानी आज जो आपने बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी सिहर जाएंगे, आंसू नहीं रोक पाएंगे। 2013 पर घटी इस घटना पर तब लगभग पूरा देश रोया था। इस केस के दौरान मामले की पैरवी कर रहे वकील ने इस अपराध को महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वही इस केस की सुनवाई कर रही जज ने फैसला सुनाते समय ऐसी टिप्पणी की थी जिसे सुनकर आप आंखों के आंसू नहीं रोक पाएंगे। आखिर ये घटना कहाँ की थी, क्या घटी थी, इस केस की सुनवाई के दौरान जज ने क्या टिप्पणी की थी, इस केस में और क्या हुआ था। तारीख थी 1 मई 2013। वैसे तो ये तारीख अधिकतर लोगों के लिए आम दिनों की तरह थी। दिल्ली के नरैना में रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह दिन कुछ खास था। आज पहली बार प्रीति दिल्ली के बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने से मन में थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन खुशी भी थी कि प्रीति ने जो कारनामा किया था, जिस पर उनके पूरे परिवार को खुशी थी। दरअसल 23 साल की प्रीति ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। वह पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसके दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति राठी ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया और एग्जाम में शामिल हुई और सफल हुई। प्रीति नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर ली गई। अब सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। अब प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था। उसे INS मुंबई में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी। इस वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी। क्योंकि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली के बाहर जा रही थी, इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने पिता अमर सिंह राठी, चाचा कुमार दया और चाची सुनीता दया भी उनके साथ जा रहे थे। वह समय पर 1 मई 2013 को ट्रेन के निजामुद्दीन स्टेशन आकर रुक गई। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ ट्रेन में सवार हो जाती है। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाती है। इस ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ थी। सीटों पर जो लोग बैठे थे वो तो थे ही, पर काफी लोग खड़े भी थे। इसलिए बोगी के अंदर गहमा गहमी कुछ ज्यादा ही थी। ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसे अपना चेहरा गमछे से छिपाया हुआ था और कैप पहना हुआ था। वो किसी से बातें नहीं कर रहा था, लेकिन कभी उठकर बाथरूम के अंदर जाता था तो कभी वापस आकर सीट पर बैठ जाता था। वो अक्सर प्रीति को झांकने की कोशिश कर रहा था। यह बात प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस की थी और वो कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे। खैर, भीड़ और गहमा गहमी के बीच सभी लोग सो गए। रात यूं ही गुजर जाती है। सुबह होते ही सभी लोग उठ जाते हैं और ट्रेन भी तेजी से अपनी मंजिल तक मुंबई पहुंच जाती है। अब तारीख बदलकर 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति और उनके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। सुबह 8:05 पर ट्रेन बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पहुंच जाती है। प्रीति और उसके पिता, चाचा और उसकी चाची सभी ट्रेन से उतर जाते हैं। यहाँ से सभी अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ी थकी हुई सी महसूस कर रही थी, इसलिए वो थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि प्रीति के पिता और उसके चाचा चाची कुछ कदम आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा कि वो चलने में अपने पिता और चाचा चाची से काफी पीछे रह गई है, तो वो भी अपने कदम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर देती है ताकि वो उन लोगों के पास पहुंच सके। अभी प्रीति ने अपने कदम बढ़ाने शुरू ही किए थे, अचानक प्रीति महसूस करती है कि किसी ने उनके कंधे के पीछे से छुआ। प्रीति के कदम अचानक रुकते हैं और वो पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उसे छुआ।
प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे करती है, उसे वही लड़का दिखता है जो अपने चेहरे को गमछे से छिपाकर उसकी बोगी में ही बैठा था और उसे लगातार देखने की कोशिश कर रहा था। उसे देखने के बाद प्रीति कुछ समय पाती वह पहले ही नकाबपोश लड़का एक डिब्बा निकालता है और अगले ही पल उस डिब्बे में से कुछ प्रीति के चेहरे की तरफ फेंकता है। जो ही वो फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, अचानक प्रीति दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज सुनकर उनके पिता चाचा चाची दौड़कर उनके पास आ जाते हैं। दूसरे पैसेंजर भी प्रीति के आसपास जमा हो जाते हैं। प्रीति की हालत देखकर लोगों को समझ आ जाता है कि प्रीति ने उनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। प्रीति के पिता व चाचा चाची उसे संभालने की कोशिश करते हैं। एसिड के कुछ छींटे प्रीति के कपड़ों से उनके हाथ पर भी लगते हैं। उन लोगों के भी हाथों में जलन शुरू हो जाती है, फिर भी अपने दर्द को भुलाकर प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं। प्रीति के पिता व उनके चाचा तुरंत उन्हें उठाते हैं और उसे स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेकर चले जाते हैं, क्योंकि प्रीति काफी तकलीफ में थी और जख्म काफी गहरा था। इसलिए रेलवे अधिकारी तुरंत प्रीति को दूसरे अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। स्टेशन से सभी घायलों प्रीति को भाभा हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। प्रीति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए उसे भाभा हॉस्पिटल की बजाय पास के ही गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। उस तरफ वो नकाबपोश लड़का प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने के बाद भागने लगता है। तभी प्रीति की चीख सुनकर ठीक प्रीति नजदीक खड़े समीर शेख का नाम का एक युवक तुरंत उस डिब्बों को उठाकर समझने की कोशिश करता है कि अचानक उसे क्या हुआ। तभी डिब्बे से एसिड समीर के हाथों पर भी गिरता है। वो तुरंत डिब्बे को नीचे फेंकता है और समझ जाता है कि इस लड़की पर एसिड अटैक हुआ है और तेजी से उस नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भागना शुरू कर देता है। साथ ही चिल्लाता सलीम सलमान उसे पकड़ो पकड़ो। दरअसल सलीम और सलमान भी समीर के साथी थे, इसलिए समीर को जब यह आश्वासन होता कि लड़की पर एसिड अटैक हुआ तो वह नकाबपोश लड़के के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। साथ ही अपने दोनों जानने वालों को ही उस नकाबपोश लड़के को पकड़ने के लिए कहता है। वो लोग भी उस नकाबपोश लड़के का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में नकाबपोश लड़का उन सभी को चकमा देकर भाग जाने में कामयाब हो जाता है। समीर शेख, सलीम और सलमान ये तीनों नाम याद रखेगा, क्योंकि इस केस में इस तीनों ने आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जबकि प्रीति के पिता चाचा चाची और समीर शेख को भी बाबा हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इधर पुलिस मौके पर पहुंचती है और अपनी कागज कार्रवाई शुरू कर देती है। समीर के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए उसे हॉस्पिटल से कुछ ही देर बाद छुट्टी मिल जाती है और उसे पुलिस वापस घटना स्थल पर लेकर आती है और उसके बयान के आधार पर पंचनामा तैयार करना शुरू कर देती है। इसके अलावा पुलिस वहां से सबूत भी इकट्ठे करती है, जो कि प्रीति को बाबा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसकी हालत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए जल्दबाजी में गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन समस्या से यह भी कि गुरु नानक हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं था, वहाँ कई अन्य सुविधाएं भी नहीं थी। कभी भी इसलिए कुछ देर के बाद प्रीति को गुरु नानक से मसीना हॉस्पिटल रिफर कर दिया जाता है और मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति का इलाज शुरू हो जाता है। इधर पुलिस भी बयान दर्ज करने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन जख्म इतना गहरा हुआ था कि प्रीति की आवाज जा चुकी थी। प्रीति का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था, बर्न हो चुका था, साथ ही उसकी गर्दन पर भी गंभीर घाव हुए थे। इस कारण प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। प्रीति के शरीर पर जरूर गहरे जख्म हुए थे, मगर प्रीति का हौसला अभी टूटा नहीं था और वे पूरे जज्बे व हिम्मत से लड़ रही थी। अब प्रीति चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, तो उसने हाथों से लिखने का इशारा किया। इसके बाद प्रीति को पेन और पेपर दिया गया। प्रीति लिखकर डॉक्टर व अपने माता पिता से बात करने लगी।
इस एसिड अटैक की खबर मीडिया में भी फैल चुकी थी और धीरे धीरे यह खबर अखबारों टेलीविजन की सुर्खियां बनने लगी। देखते ही देखते देश भर में ये मुद्दा छा गया। लोग इस एसिड अटैक के खिलाफ सड़कों पर उतरने शुरू हो गए। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया और जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगारों को गिरफ्तार करके सजा देने की मांग शुरू की गई। पुलिस पर भी भारी दबाव था कि वो तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करे, लेकिन समस्या यह भी थी कि अपराधी का कहीं से कोई ग्लू नहीं मिल पा रहा था। हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के अनुसार अपराधी स्केच पुलिस ने तैयार करवा लिया था और अपराधी की तलाश शुरू हो गई थी, मगर पुलिस के हाथ खाली थे। इस बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति के बहन तन्नू को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान थी। इस बात की जानकारी तन्नू अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है और अमर सिंह जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी देते हैं कि पवन कुमार नाम के एक लड़के ने फोन करके प्रीति का हाल चाल पूछा है। यह जानकारी हाथ लगने के बाद पुलिस तो इसके हवालों के आधार पर बनाया गया प्रीति को दिखाती है। प्रीति से पूछती है, क्या तुम इन्हें पहचानती हो? जवाब में प्रीति बोर्ड पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर, पवन कुमार। प्रीति के अनुसार इस केस में दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक था, क्योंकि प्रीति ने भी पवन कुमार का नाम लिया और पवन कुमार ने प्रीति का हाल चाल पूछा। इसलिए पुलिस अनुमान लगाती है कि शायद पवन कुमार ने ही प्रीति पर एसिड फेंका होगा, जो जानना चाहता है कि प्रीति जिंदा है या मर गई। इसलिए पवन कुमार को शक के दायरे में लेते हुए पुलिस जांच शुरू कर देती है और तुरंत पवन कुमार की तलाश में लग जाती है। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। इस गिरफ्तारी की खबर के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क जाता है और वो जल्द से जल्द अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग करता है। लोग प्रीति के जल्द से जल्द स्वच्छ होने की दुआएं कर रहे हैं, मगर प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मसीना हॉस्पिटल में आए हुए उसे कई दिन हो चुके थे और यहाँ प्रीति की कई सर्जरी भी की जा चुकी थी, मगर हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे थे। प्रीति के इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लगने लगा कि प्रीति की हालत ज्यादा गंभीर हो रही है। इन्होंने प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल भेज दिया कि बेहतर इलाज मिल सके, क्योंकि इस केस से लोगों का सीधा जुड़ाव हो चुका था और लोग हर पल प्रीति के इलाज के बारे में जानना चाहते थे। इसलिए सरकार की ओर से प्रीति को बेहतर से बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की जाती है। जैसे ही प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल लाया जाता है, देश के टॉप डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट की टीम बनाई जाती है और उन्हें ही प्रीति के इलाज का जिम्मा दिया जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रीति का यहाँ भी हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहा था और प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली आती है। फिर भी डॉक्टर हार नहीं मानते, प्रीति की हर संभव जान बचाने की कोशिश करते हैं। एसिड अटैक हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे और प्रीति अब भी हालात से लड़ रही थी, लेकिन अंततः 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। प्रीति की मौत की वजह से पूरे देश में गम और क्रोध की लहर दौड़ जाती है और पूरा देश सदमे में आ जाता है। मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और उसमें शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है, लेकिन प्रीति के घर वाले अंतिम सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं।
प्रीति के शव के साथ ही प्रदर्शन रैली निकाली जाती है। अंत में सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद प्रीति का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद परिवार वालों को एक ही मांग थी कि प्रीति के कातिलों को बुरी से बुरी सजा दी जाए। पुलिस ने भी पवन कुमार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन समस्या यह भी थी कि पवन कुमार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस भी अब तक पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह अपने रिश्तेदारों से पता लगवाते हैं तो ये बात सामने आती है कि 2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में नहीं था, बल्कि वो रोहतक में था। बाद में पुलिस भी पवन कुमार के फोन का लोकेशन हिस्ट्री निकलवाती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार वास्तव में रोहतक में था। पुलिस की बजाय प्रीति के पिता द्वारा ये पता लगाना कि पवन कुमार उस दिन रोहतक में था, यह पुलिस की नाकामी थी। यह इस बात का भी संकेत था कि पुलिस इस घटना की जांच सही तरीके से नहीं कर रही है। इसलिए प्रीति के पिता कोर्ट में एक रिट पिटीशन लाइन करते हैं, सीआईडी मुंबई से जांच में मांग करते हैं। कोर्ट ये मांग मान लेता है। इस मामले की जांच सीआईडी मुंबई को दे दी जाती है। केस हाथ में आते ही सीआईडी मुंबई जांच के सिलसिले में सबसे पहले प्रीति के घर आ जाती है और कुछ जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। सीआईडी के अधिकारी प्रीति के कुछ नजदीकी रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार पुलिस वालों को बताते हैं कि पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर पवार नाम का लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। इसके अलावा अंकुर पवार प्रीति से ही शादी करने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन प्रीति ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। प्रीति के इस रिश्तेदार के मुताबिक इसी के बाद अंकुर ने प्रीति को एक अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। पुलिस के लिए यह एक बड़ा ग्लू था। पुलिस तुरंत अंकुर का पता लगाती है और उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अंकुर से पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे। इस पर अंकुर ठीक से जवाब नहीं दे पाता और तुरंत अपने बयान बदलने लगता है। इसके अलावा पुलिस को यह भी नजर आता है कि अंकुर के दोनों हाथ पर जख्म के निशान है। वह जख्म वैसे ही थे जैसा एसिड से जलने पर होते हैं। अंकुर द्वारा बार बार बयान बदले जाने वह अंकुर के हाथों पर जख्म के निशान देखकर पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और वो अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई ले आते हैं। मुंबई लाकर पुलिस उससे कुछ और पूछताछ करती है। कुछ ही समय की पूछताछ में ये साफ हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही अंकुर पवार है। पुलिस तुरंत अंकुर पवार को गिरफ्तार कर लेती है और उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जे हॉस्पिटल भेज देती है। हॉस्पिटल से आने के बाद पुलिस अंकुर से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में अंकुर बताता भी है कि दरअसल वो प्रीति को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। प्रीति ने मना कर दिया था, इसी से वो काफी चिढ़ा हुआ था। इधर प्रीति ने इंडियन नेवी में जॉब ज्वाइन कर ली थी, जबकि अंकुर बेरोजगार बैठा हुआ था। इसलिए अंकुर के घर वाले उसे ताना देने लगे थे। इसे भी अंकुर को प्रीति से काफी जलन होने लगी थी। अंकुर ने तय कर लिया था कि वो प्रीति को सबक सिखाएगा। प्रीति ने नेवी में नौकरी हासिल की थी। इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को भी लग चुकी थी।
लोग यह भी जान चुके थे कि 1 मई 2013 को प्रीति मुंबई जाएगी। अंकुर को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी, इसलिए वे ट्रेन में सवार हुआ था। अंकुर ट्रेन के अंदर ही प्रीति पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ काफी ज्यादा थी और ऊपर से अंकुर लगातार ट्रेन में प्रीति को घूर रहा था। इस कारण उसके माता पिता कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे, इसलिए ट्रेन के अंदर अंकुर को प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने का मौका नहीं मिला था। वैसे सुबह के 4 बजे अंकुर ट्रेन के टॉयलेट के पास जाकर भी खड़ा हुआ कि अगर प्रीति यहाँ आए तो वो एसिड फेंक देगा, लेकिन प्रीति वहां नहीं आई, इसलिए अंकुर का प्लान यहाँ पर भी फेल हो गया। आखिर में जब प्रीति ट्रेन से उतरती है तब अंकुर उस पर एसिड फेंकता है। अंकुर ने जरूर अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के सामने सबूत जुटाने की बड़ी चुनौती थी, इसलिए पुलिस अंकुर पवार के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाती है। सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की जाती है आखिर अंकुर को एसिड दिया किसने। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से ये कहते हुए एसिड खरीदा था कि अंकुर बैटरीज नाम से अपनी एक दुकान खोली है, उसे एसिड चाहिए। अंकुर ने दुकानदार को कहा था कि वो बहुत ज्यादा एसिड खरीदेगा, लेकिन ज्यादा खरीदने से पहले वो सैंपल देखना चाहता है, इसलिए दुकानदार ने उसे बतौर सैंपल एक हॉर्लिक्स के डिब्बे में लगभग 2 लीटर एसिड दे दिया था। सबूत और मजबूत करने के लिए अंकुर की फोन डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन पर था और फिर उसका लोकेशन 2 मई की सुबह यानी घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर था। अब अंकुर की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पुलिस आई विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाती है। आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान एक साथ कई लोगों को खड़ा किया जाता है, उसमें अंकुर भी शामिल था। उसके बाद उन लोगों को भी बुलाया जाता है जिन्होंने पहले गवाही दी थी कि अब आपने एसिड फेंकने वाले को देखा। उन गवाहों में से समीर शेख, सलीम शेख, सलमान शेख अंकुर को देखते ही तुरंत पहचान जाते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं यह वो ही लड़का है जो एसिड फेंकने के बाद भाग रहा था। दरअसल जब अंकुर एसिड फेंककर पीछे मुड़ा था तो उसके चेहरे से वो गमछा हट गया था, जो कि समीर शेख ने ही सबसे पहले एसिड फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की थी और भागने के दौरान एक बार अंकुर पीछे मुड़ा था, इसलिए समीर शेख ने उसका चेहरा भी देख लिया था। इसके अलावा सलीम शेख, सलमान शेख भी अंकुर का चेहरा देख चुके थे, इसलिए परेड के दौरान भी उसे पहचान लिया। परेड के दौरान समीर इस बात की भी पुष्टि करता है कि पुलिस ने जो डिब्बा घटना स्थल से बरामद किया था वही डिब्बा उसने अंकुर के हाथ में भी देखा था। इन तीनों के अलावा पवन मालवीय नाम का भी एक लड़का अंकुर की पहचान करता है। इसके अलावा और व्यक्ति परेड के दौरान अंकुर की पहचान करता है और इस बात की गवाही देता है कि अंकुर उस रात ट्रेन में मौजूद था, क्योंकि लगभग 4 बजे उन्होंने अंकुर को टॉयलेट के पास खड़े देखा था। सभी पुख्ता सबूत जमा करने के बाद इस केस में अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल सेशन कोर्ट एंड ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। ये जानकर आपका खून खोल जाएगा कि जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता है तो वे अक्सर मुस्कुराते हुए आता है। कई बार वो मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन दिखाता है। कोर्ट में
सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कुल 37 गवाह पेश किए जाते हैं। कोर्ट में भी आकर समीर, सलीम, सलमान, शेख, अंकुर की पहचान करते हुए गवाही देते हैं। सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद आखिरकार स्पेशल कोर्ट द्वारा प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पंवार को आईपीसी की धारा 302 और धारा 326B के तहत मौत की सजा सुनाई जाती है और 5,000 का जुर्माना लगाती है। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी एसिडर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर AM चिमलकर ने अंकुर की इस दरिंदगी को किसी भी महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वह इस मामले की सुनवाई कर रही जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरह से जल चुका था और इतना भयानक हो चुका था, जिसको देखकर भयानक हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो वो शायद उसी दिन मर जाती। टिप्पणी अंकुर कुमार की दरिंदगी को बताने के लिए काफी है। अंकुर कुमार कितना बड़ा शैतान और पत्थर दिल इंसान था, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जज ने उसे फांसी की सजा सुनवाई तो उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। उसने प्रीति के साथ जो कुछ भी किया उसे इसका अफसोस भी नहीं था। वो कोर्ट में बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। उसकी एक क्रूर हंसी प्रीति के परिवार वालों के जख्म पर नमक जैसी थी। मुंबई सेशन कोर्ट से भले ही अंकुर को फांसी की सजा सुनाई, कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस VP धर्माधिकारी जस्टिस PD नायक कर रहे थे। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में मुंबई हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। वैसे जिस दर्द से प्रीति गुजरी थी, जिस दर्द से प्रीति के माता पिता को गुजरना पड़ा था, उस दर्द के सामने शायद उम्र कैद की सजा तो क्या फांसी की सजा भी कम होती होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लगातार इस तरह के वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।